everyone. Once again, welcome on the पहल क्लासेस VNS. पहल क्लासेस VNS के इस प्लेटफॉर्म पे इस क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत। आज की क्लास में हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास का चौथा चरण किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को इम्प्रूव कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सक्रिय इकाइयाँ जो करता थे और इसके अलावा जो गैर राज्यकर्ता हैं इनके बीच किस तरह से इंटरेक्शन हो रहा है। राजनीति की दशा और दिशा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दशा और दिशा किस ओर जा रही है, इसे भी देखने का प्रयास करेंगे। और वर्तमान समय में जो राज्य की संकल्पना है, कहा जा रहा है कि रोलिंग बैक की स्थिति आ रही है, तो उसको भी देखेंगे कि रोलिंग बैक की स्थिति या इसकी जो चर्चा होती है वो क्यों होती है, और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण किस तरह से इन सारी प्रक्रिया को आप ऐसे कर सकते हैं कि आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया को या नेशनल जो इकोनॉमीज़ हैं उनको एक करने में या वैश्विक ग्राम बनाने में, या आप ऐसे राजनीतिक अर्थव्यवस्था को एकीकरण करने में किस तरह से मतलब चीज़ों को कैसे आगे ले जा रही हैं। और साथ ही साथ यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया को स्वयं क्या कोई जो है बाधा है। तो इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा आज के इस क्लास में हम करने का प्रयत्न करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास का चौथा चरण के विकास का चतुर्थ या चौथा चरण ये जो चरण है तीसरे चरण के बाद शुरू होता है। ये 1991 से लेकर के ऑनवर्ड अब तक 1991 से लेकर के अब तक देखिए हो क्या रहा है। शीत युद्ध की समाप्ति होती है, कोल्ड वार की समाप्ति होती है सोवियत संघ के टूटने से, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से, विखंडन। शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। अब फिर होता क्या है जो तीसरी दुनिया के देश थे, शीत युद्ध के विखंडन शीत युद्ध की समाप्ति जब होती है, यानी साम्यवादी किला जब ढह जाता है, तो उस किला के ढहने के पश्चात क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो पहला तो परिवर्तन यही होता है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर था, बाइपोलर द्विध्रुवी विश्व व्यवस्था थी, अब वो एक ध्रुवी विश्व व्यवस्था में बदल रही है। एक ध्रुव अमेरिका के नेतृत्व में, है ना। और यहाँ से यूएस हेजेमोनी, जिसको कहते हैं अमेरिकी वर्चस्व का दुनिया भर में क्या हो रहा है, विस्तार होगा सोवियत संघ के विघटन के पश्चात। तो वार्सा पैक्ट तो भंग हो गया, जो एक मिलिट्री संगठन था, सामूहिक प्रतिरक्षा के सिद्धांत पे काम कर रहा था। और लेकिन जो दूसरा था नेटो, जो वार्सा पैक्ट से पहले ही अस्तित्व में आ गया था, सामूहिक प्रतिरक्षा के सिद्धांत पर काम करने वाला नेटो, अमेरिका के नेतृत्व में नेटो का अस्तित्व, उसका वजूद अब भी जारी है। और इस शीत युद्धोत्तर समय में दुनिया भर में अमेरिकी हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए नेटो का सहारा अमेरिका द्वारा लिया जा रहा है। यानी अमेरिका और नेटो मिल करके दुनिया भर में अपने हितों का, अपने जो इंटरेस्ट है, उन इंटरेस्ट को प्रमोट करने में, उसका वो प्रसारित करने में इसकी मदद लिया जा रहा है नेटो का। तो दुनिया भर में सैन्य हस्तक्षेप भी हो रहे हैं। अब देखेंगे आगे कि किस तरह से ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।
देखिए, तीसरी दुनिया के जो देश थे, जो नैम गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो देश थे, इन देशों ने पहली दुनिया को ज्वाइन कर लिया। पहली दुनिया, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड। पहली दुनिया का मतलब है पूंजीवादी दुनिया। पूंजीवादी दुनिया अमेरिका के नेतृत्व में। दूसरी दुनिया थी साम्यवादी दुनिया, जिसका किला ही ढह गया। और तीसरी दुनिया नैम के देशों की थी, गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों की। जो इन नैम के जो देश थे, अब सोवियत संघ के विघटन के पश्चात पूंजीवादी दुनिया को ज्वाइन करना शुरू किए। देर सवेर आज भारत में भी चर्चा होती है कि क्या भारत वर्तमान मोदी सरकार में नैम की पॉलिसी से पीछे हट रहा है या हट चुका है। मोदी सरकार नैम को, इस संगठन को कितना महत्व दे रही है। किसी भी सरकार के महत्व की जहाँ तक बात है कि कितना दे रही है, नहीं दे रही है, आप उसके कार्यों से उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। हमारा मसला अभी नैम को लेकर के उस तरह का नहीं, डिटेल में यहाँ नहीं जाना है। इन शॉर्ट बस इतना समझिए कि तीसरी दुनिया के देशों ने, जो नैम के देश थे, उन लोगों ने पूंजीवादी दुनिया को ज्वाइन किए, सम्मिलित किए। यानी एक तरह से इनकी विदेश नीति की जो स्वतंत्रता का प्रश्न था, अब कहीं न कहीं उस पर प्रश्न चिन्ह भी लगना शुरू हुआ। भारत की विदेश नीति को भी कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकार कहते हैं कि अमेरिकी दबाव में भारत अब अपनी विदेश नीति का निर्धारण कर रहा है, चाहे वो चीन के खिलाफ हो, चाहे वो ईरान के खिलाफ हो, चाहे वो आर्थिक संबंधों की बात हो या रणनीतिक स्ट्रेटजिक संबंधों की बात हो। लेकिन हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भारत अब वो छोटी शक्ति नहीं है। भारत भी एक उभरती हुई महाशक्ति की ही तरह है, और भारत अपनी रणनीतिक ज़रूरतों के मुताबिक अपनी नीति का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। ईरान के प्रति नीति हो या किसी भी देश के प्रति भारत की जो विदेश नीति हो, अपनी जो विदेश नीति है वो अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से है। तो इस उत्तर विश्व में ख़ास तौर से इस तीसरे दशक में भारत अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपने विदेश नीति में परिवर्तन ला रहा है। तो हमको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से देखना चाहिए, न कि किसी विदेशी दबाव के फैक्टर के तौर पे उसको देखना चाहिए। तो ये रहा, तीसरी दुनिया के देश जो है पहली दुनिया को ज्वाइन कर रहे हैं। एक दूसरा असर क्या हुआ, दूसरा असर ये हुआ कि जो सरकारी संगठन है, जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो या ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हो, इनकी संख्या में विस्तार हो रहा है। कहते हैं ना, प्रोलिफरेशन ऑफ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोलिफरेशन हो रहा है। आप देखेंगे शीत युद्ध के दौर में भी था, जैसे ही वैश्विक संस्था थी यूनाइटेड नेशंस, और IMF थी, वर्ल्ड बैंक थी। अब कह रहे हैं कि संस्थाओं का ऐसे क्षेत्रीय हो चाहे वो वैश्विक संस्थाएं हो, इनका प्रसार हो रहा है। अब आप देखिए 1995 में WTO आ रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है कि नहीं है। इसके अलावा आप देखिए संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, और क्या है, ब्रिक्स विकास बैंक है ना, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहा जा रहा है ना। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी लीडरशिप कौन है, इन दोनों की, चाइना के पास है, रसिया भी इसमें शामिल है, भारत भी शामिल है। तो ऐसे ऐसे संगठनों का भी विस्तार हुआ है इस अवधि में। तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन आप देखिए, प्रोलिफरेशन ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, जो गैर राज्यकर्ता हैं,
उनकी भी संख्या में क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, वो उनकी भी संख्या बढ़ी है। तो इसको कहते हैं कि गैर राज्यकर्ता, गैर राज्यकर्ताओं की संख्या में विस्तार। गैर राज्यकर्ताओं की संख्या में विस्तार। तो आप देखिए, चाहे गैर राज्यकर्ता हों, चाहे वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हों, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हों, या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी हो, इसकी भूमिका बढ़ी है, सिविल सोसाइटी की भूमिका बढ़ी है। इन संगठनों की संख्या में भी क्या हुआ, वृद्धि हो रहा है। तो ये कुछ खास परिस्थितियां हैं। अब देखिए, तीनों चीज़ों को ध्यान दीजिए तो एक तस्वीर उभर के आएगी कि ऐसे में इस चरण की जो विश्व व्यवस्था है उसे कैसे समझा जाए। तो इसे समझने के लिए कई मॉडल दिए गए। एक तो है जॉन बार्टन का मॉडल है, जॉन बार्टन, जॉन बार्टन, कॉबवेब मॉडल, कॉबवेब, कॉब मतलब मकड़ी होता है, वेब जाला है ना, मकड़ जाल जिसको कहते हैं, मकड़ जाल मॉडल, प्रारूप, प्रारूप कहते हैं ना, क्या बोलते हैं इसे, मॉडल, मॉडल की हिंदी प्रारूप होगी, बताइए क्या होगी। चलो मॉडल तो समझ में आ रहा है ना इंग्लिश का, शायद संभवतः प्रारूप ही होगा, मकड़ जाल प्रारूप। कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था, तो जॉन बर्टन ने कॉबवेब मॉडल प्रस्तुत किया कि आपको चौथे चरण के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना है तो आप इस मॉडल से समझेंगे। क्या मॉडल था? मॉडल इसमें ये है, ये स्टेट्स हैं, ऐसे इनके बीच में इंटरेक्शंस हो रहे हैं, सबके बीच में। अब आप इसमें आप समझिए कि ये स्टेट है, इसको आप सिविल सोसाइटी कह सकते हैं, नागरिक समाज, ये आप मीडिया इसे कह सकते हैं, और भी हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स कह सकते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स, स्टेट्स। आप समझ रहे हैं? जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, जाला, मकड़ जाल का मतलब होता है मकड़ी के जाले टाइप का हो गया है। पूरी दुनिया की जो व्यवस्था है, जिस तरीके से इसमें राज्यकर्ता और गैर राज्यकर्ता, राज्यकर्ता का मतलब स्टेट और उन राज्यों द्वारा निर्मित जो सरकारी संगठन है ना, चाहे वो क्षेत्रीय संगठन हो या वैश्विक संगठन हो, वो, और साथ ही साथ गैर राज्यकर्ता, सबके बीच का इंटरेक्शन हो गया। तो एक तरह से ये क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गया। राजनीतिक पहलू के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक हर तरह के पहलू इसमें शामिल हो गए। तो एक मॉडल दिया, मकड़ जाल मॉडल। यूजीसी नेट हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें पूछा जाता है कि कॉबवेब मॉडल किसने प्रस्तुत किया, है ना। और दूसरा हो सकता है कि किस चरण से संबंधित है, किस चरण के विकास को समझने के लिए उपयुक्त है ना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देने की है। ये समझ में आ गया मॉडल। एक और मॉडल आया, इसको बोलते हैं जोसेफ नाई। एक विद्वान है जोसेफ नाई, इन्होंने दिया 3 डायमेंशनल चेस बोर्ड मॉडल। 3 का मतलब समझते हैं 3, डायमेंशन का मतलब आयाम,
चेस, चेस देखें, शतरंज, चेस बोर्ड। तो इसको ऐसे समझिए, त्रिआयामी चेस बोर्ड मॉडल, आप चाहे तो लिख सकते हैं, त्रिआयामी चेस बोर्ड मॉडल। त्रिआयामी, देखिए ये त्रिआयामी चेस बोर्ड मॉडल क्या है। ये जोसेफ नाई है। इसको कहीं कहीं नाई लिखा जाता है, कहीं कहीं नाई लिखा जाता है, ये बार वाला नहीं है, ठीक है। हाँ, जोसेफ नाई। देखिए 3 डायमेंशन आपको पता है कि नहीं है। इसको बोलते हैं एक्स, वाई और जेड। जैसे ये है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये क्या है, ऊंचाई है। ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये ऊंचाई। तो एक डायमेंशन लंबाई का, दूसरा डायमेंशन चौड़ाई का, और तीसरा डायमेंशन ऊंचाई का, 3 डायमेंशन। और चेस बोर्ड है, चेस का मतलब समझ रहे हैं ना। चेस बोर्ड मतलब थोड़ा सा जटिल, चेस खेलना जटिल काम है ना। चेस खेलना वो माना जाता है कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो चेस खेलते हैं, है ना, सबके बस की बात नहीं है। तो काफ़ी जटिल, उसमें बहुत सी चालें होती हैं, उन चालों को समझना होता है। तो कुछ उस तरह का था 3 डायमेंशनल चेस बोर्ड मॉडल। एक डायमेंशन, यहाँ पे एक्स हटा दीजिए, वाई हटाइए, जेड समझिए, ऐसे डायमेंशन समझिए इसको। एक डायमेंशन है मिलिट्री सेंस का, मिलिट्री मतलब सैन्य। दूसरा इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक डायमेंशन है, अर्थ का, आर्थिक। और तीसरा है सोशियो डायमेंशन, सोशल, सामाजिक। ठीक है, थोड़ा सा बदल दीजिए डायमेंशन जोसेफ नाई के अकॉर्डिंगली। तो सैन्य रूप से देखेंगे तो दुनिया एक ध्रुव दिखेगी, यूनिपोलर। सैन्य दृष्टि से आपको यूनिपोलर वर्ल्ड दिखेगा। कैसा दिखेगा? यूनिपोलर वर्ल्ड। और इकोनॉमिक दृष्टि से देखेंगे तो आपको दुनिया कैसी दिखेगी? मल्टीपोलर। मल्टीपोलर का मतलब हो गया, यूनिपोलर का मतलब हो गया एक ध्रुव, है ना, एक ध्रुवी विश्व। मल्टीपोलर का मतलब हो गया बहुध्रुवी, बहुध्रुवी विश्व। और सोशल इस डायमेंशन से देखेंगे तो आपको दुनिया कैसे दिखेगी? अपोलर। अपोलर यानी कोई ध्रुव ही नहीं, अध्रुव। आपको कोई ध्रुव नहीं दिखेगा। तो यूनिपोलर का मतलब है यूनिपोलर वर्ल्ड। इसमें अमेरिका को हेजेमोनी है, अमेरिका हेजेमोन है, वर्चस्वशाली है। दुनिया के आज जो टॉप 10 जो देश हैं अपने रक्षा बजट में जितना खर्च करते हैं उन 10 को भी मिला दीजिए तो भी अमेरिका के सैन्य बजट का मुकाबला नहीं कर सकते। संयुक्त जो यूरोप है, पूरा यूरोप संयुक्त रूप से, और चीन यानी एकीकृत यूरोप और चाइना अमेरिका को सैन्य मामले में टक्कर दे सकते हैं। संभावना है, क्षमता है उनके पास। लेकिन अभी भी 1-2 दशक तक तो टक्कर देने की स्थिति में नहीं है। इनके पास क्षमता है, उसको विकसित कर सकते हैं ये, लेकिन अभी भी फिलहाल 1-2 डिकेड तक, दशक तक स्थिति में नहीं है कि इसको टक्कर दे सकें। हेजेमोन, दादागिरी, है ना। आप जैसे जौनपुर में देखिए वर्चस्व को लेके संघर्ष होता है ना। पूर्वांचल का ही देख लीजिए वर्चस्व, धनंजय सिंह है, ब्रजेश सिंह है, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन माना जाता है कि ये लोग क्या है,
बाहुबली हैं, और पूरे पूर्वांचल पर कब्जे को लेकर के कितने बाहुबली को योगी सरकार ने ठोक गिराया। आप समझिए, वर्चस्व, उस तरह का वर्चस्व, दादागिरी टाइप का, मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है अमेरिका का। किस आयाम के रूप में देखेंगे तो सैन्य आयाम के रूप में, सैन्य दृष्टि से देखेंगे तो आपको दुनिया कैसी दिखेगी? एक ध्रुवी, यूनिपोलर। आर्थिक दृष्टिकोण से देखेंगे, इकोनॉमिक सेंस में देखेंगे तो दुनिया आपको मल्टीपोलर दिखेगी। ये मल्टीपोलर का मतलब बहुध्रुव, एक इसमें कई दिखेंगे। अमेरिका तो है ही है, ऑफ कोर्स अमेरिका तो रहेगा ही, एक आर्थिक शक्ति है। जापान भी है, चाइना भी है, ब्राज़ील भी है, जर्मनी भी है, और ऑफ कोर्स हम भी हैं, इंडिया भी है ना। आर्थिक शक्ति है कि नहीं है? तो दुनिया में सिर्फ ऐसा नहीं दिखेगा कि अमेरिका की दादागिरी है इस मामले में, नहीं, और भी कई शक्तियां हैं। जब कई शक्तियां हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है इस संबंध भी कुछ अलग होंगे, लेकिन यहाँ पे तो पूरा एकदम दादागिरी है, अभी भी है। सामाजिक दृष्टि से देखेंगे तो सामाजिक दृष्टि से आप कोई पोलर नहीं दिखेगा, चीज़ें डिफ्यूज्ड दिखेंगी। कैसे दिखेंगी? डिफ्यूज्ड, सब गुथी हुई दिखेंगी, क्योंकि आज के समय में किसी भी जो राष्ट्रीय सरकार है वो वैश्विक मीडिया को रेगुलेट नहीं कर सकती। ये अलग बात है कि भारत की जो मीडिया है, नेशनल मीडिया है, उसको कहा गया थोड़ा सा झुकने के लिए, तो वो जो है 90 मारने लगे, ऐसे है ना। कुछ मीडिया तो एकदम पूरा साष्टांग कर दिए, है ना। ऐसा नहीं है, सभी देशों की मीडिया इस तरह की नहीं है, वैश्विक मीडिया इस तरह की नहीं है। तो नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी का जो मूवमेंट है वो काफ़ी तगड़ा है। किसी भी राष्ट्रीय सरकारों के लिए ये संभव नहीं है कि वो मीडिया की आवाज़ को दबा सके। इसमें कई लेयर हैं, MNCs हैं, है ना, जो गैर राज्यकर्ता हैं, MNCs, INGO, सिविल सोसाइटी, सब के सब मीडिया, सब के सब क्या है इसमें, सरकारें भी हैं, इसमें आपके पूंजीपति, सब के सब मिल करके इसको डिफ्यूज कर देते हैं। कोई ध्रुव नहीं दिखता, कोई लेयर नहीं दिखता है। आप देखेंगे कि जो जॉन बर्टन का कॉबवेब मॉडल है और जोसेफ नाई का जो 3 डायमेंशनल चेस बोर्ड मॉडल है, उसमें एक चीज़ आपको कॉमन दिखेगी, जटिलता वाला जो फैक्टर है, कि चीज़ें उतनी आसान नहीं हैं समझने के दृष्टिकोण से, और जो घटित घटनाएं हैं उनको इंटरप्रेट करने की दृष्टि से। यानी हमें कहीं ना कहीं एक बेहतर समझ को विकसित करना है। कॉबवेब मॉडल जो जॉन बर्टन का है वो ये बता रहा है कि राज्य अब एकमात्र गेटवे नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन में राज्य एकमात्र गेटवे नहीं है, अन्य भी चैनल हैं। अन्य चैनलों के माध्यम से भी जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के जो चैनल हैं या फिर जो गैर राज्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन हो सकता है, और हो भी रहा है। कई बार तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन गैर राज्यकर्ताओं के द्वारा राज्य की सीमाओं के पार चले जाते हैं। तो इस वजह से तो, और इसमें भी देखिए कितनी जटिलता है, कॉन्सेप्ट के लेवल पर भी, घटित घटनाओं के लेवल पर भी। तो हमें एक सूक्ष्म, एक बेहतर समझ हमें डेवलप करना है। इसीलिए आप देखेंगे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है, जिसकी सम्मेलन होते रहते हैं दावोस में, स्विट्ज़रलैंड, अपने देश के वित्त मंत्री जाते हैं, प्रधानमंत्री भी जाते हैं, उस सम्मेलन को एड्रेस करते हैं, की नोट्स एड्रेस करते हैं वहाँ पे जा कर के। तो वहाँ भी एक समझ है कि दुनिया कैसी है। तो बताया गया कि दुनिया एकदम मल्टी कॉन्सेप्चुअल हो गई है। आप कोई पोल काउंट करें, मल्टीपोलर के बजाय मल्टी कॉन्सेप्चुअल है। मल्टी कॉन्सेप्चुअल का मतलब, मल्टी मतलब बहुत होता है ना, बहु, कॉन्सेप्ट मतलब अवधारणाएं। तो वर्ल्ड नाउ बिकम मल्टी कॉन्सेप्चुअल, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो आप देखिए शीत युद्ध का जो दौर था
आप उसे ऐसे भी समझेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति थी वो स्टेट सेंट्रिक जियो पॉलिटिक्स की राजनीति थी। जो थर्ड स्टेज है और जो फोर्थ स्टेज है ऑनगोइंग, फोर्थ स्टेज सॉरी, इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति थी वो स्टेट सेंट्रिक जियो पॉलिटिक्स और अब हो गई जियो सेंट्रिक जियो पॉलिटिक्स। अच्छा, जियो पॉलिटिक्स का मतलब समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं राज्य केंद्रित भू राजनीति। कैसी राजनीति? भू राजनीति। जियो पॉलिटिक्स नाउ बिकम भू केंद्रित भू अर्थनीति। इकोनॉमिक्स है, गलत ठीक है। भू केंद्रित भू अर्थनीति इसकी हो गई। देखिए भू राजनीति क्या होता है इसको समझते हैं थोड़ा सा। भू राजनीति जब कोई राज्य अपने भौगोलिक परिस्थितियों के कारण किसी दूसरे राज्य की राजनीति को आकर्षित करता है तो उसे भू राजनीति कहते हैं। भौगोलिक परिस्थिति के कारण, जैसे आप देखें नेपाल की जो पोजीशन है, नेपाल की ये आपका नेपाल का टेरिटरी है, इधर चाइना है, इधर इंडिया है, ये नेपाल है ना। इन दोनों के बीच में क्या है? एक मध्यवर्ती राज्य है, मध्यवर्ती यानी बफर स्टेट, मध्यवर्ती यानी नेपाल अपनी भौगोलिक परिस्थिति के कारण, भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से चाइना और भारत दोनों की राजनीति को अट्रैक्ट कर रहा है ना, दोनों को राजनीति करने का मौका दे रहा है। यानी नेपाल तटस्थता की नीति पे चल रहा है। दो बड़े राष्ट्रों के बीच में जो मध्यवर्ती राष्ट्र होते हैं वो प्रायः छोटे होते हैं। इससे क्या होता है कि सीमा, राजनीतिक सीमा मिलती नहीं है दो बड़े राष्ट्रों की, तो सीमा को लेकर के विवाद नहीं होते हैं। अगर एक मध्यवर्ती राष्ट्र बीच में आ जाए दो शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच में, तो क्या करेगा? वो शांति का क्षेत्र बन जाएगा। तो चाइना और इंडिया सीधे टकराने से यहाँ पे बच जाएंगे। तो नेपाल क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं दोनों को पेसिफाई करने का काम कर रहा है। तो ये इसकी क्या स्थिति है? ये दोनों से मदद पा लेता है। शक्ति संतुलन अभी बना हुआ है, जिसके पक्ष में ये जाएगा, चाइना के पक्ष में यदि नेपाल गया तो शक्ति संतुलन चाइना के पक्ष में हो जाएगा, और यदि इंडिया की तरफ आया तो शक्ति संतुलन इंडिया की तरफ आ जाएगा। अब ये क्या करता है? दोनों को साधता है, दोनों से मदद प्राप्त करता है, हर तरह का मदद प्राप्त पाता है। तो आप समझिए, अपनी भौगोलिक परिस्थिति के कारण कोई देश दूसरे देश की राजनीति को आकर्षित करता है तो क्या हो गया? भू राजनीति। जैसे द्वीपीय राष्ट्र हैं, है ना, द्वीपीय राष्ट्र, वो अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, अगर इधर मान लीजिए अरब सागर का ये इलाका है, ऐसे इंडिया का है, इधर का ये अरब सागर है, ये आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आ गए, है ना। ये क्या है? हिंद महासागर है। इसमें और चीज़ देखें, ये सऊदी अरबिया वाला है, ऐसे पार्ट है ना, ऐसे आप आ जाइए। ये लाल सागर, ये इधर आप चले जाएंगे,
तो ये भूमध्य सागर आ गया यूरोप की तरफ, है ना, भूमध्य सागर। ये लाल सागर स्वेज है ना, स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल अरब सागर में इधर आ रहा है, अरब सागर। ये हिंद महासागर का पूरा एरिया है। यहाँ पे एक सुक्रोता द्वीप है, इसी के मुहाने पे है। इधर जो मॉरिशस है ना, इधर भी कुछ द्वीपीय राष्ट्र हैं, छोटे छोटे राष्ट्र हैं। अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण क्या करते हैं, इधर आप इंडिया की तरफ इधर आएंगे, इधर देखेंगे जो हमारा अंडमान और निकोबार है ना, यहाँ पे एक कोको आइलैंड है, बगल में पास में है कोको द्वीप, जो म्यांमार का है इधर। अब इसने क्या किया कि भौगोलिक परिस्थिति के कारण म्यांमार ने कोको आइलैंड को चाइना को हैंड ओवर कर दिया है लीज पे। तो आप देखिए चाइना की उपस्थिति, नेवल उपस्थिति यहाँ पे इसकी सुरक्षा के लिए खतरा है ना, अंडमान के लिए। तो इसी तरह ये सुक्रोता जो आइलैंड है वो ये यमन का है। चीन यहाँ पे अपना पोजीशन जमाया हुआ है, बैठा हुआ है। यानी आप समझिए कि हिंद महासागर में जो व्यापार हो रहा है, जो ऊर्जा का ट्रेड है, ये चीन यहाँ से बैठ करके नियंत्रित कर सकता है। यहाँ भी है, मुहाने पे बैठा है, इधर भी है, कई छोटे छोटे द्वीप हैं, डियागो गार्सिया नीचे है, वो अलग अलग चीज़ें। कहने का मतलब है, अच्छा आप देखिए शीत युद्ध के दौर में जो पाकिस्तान की स्थिति थी, पाकिस्तान भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जो है अमेरिका को अट्रैक्ट कर रहा था, सोवियत संघ को अट्रैक्ट कर रहा था, है ना। तो ये लोग हर कोई चाहता था कि पाकिस्तान, सोवियत संघ भी चाहता था कि पाकिस्तान उसके प्रभाव में रहे, अमेरिका भी चाहता था कि पाकिस्तान रहे। अगर पाकिस्तान अमेरिकी प्रभाव में रहेगा तो अमेरिका की उपस्थिति यहाँ पे चाइना और इंडिया दोनों को नियंत्रण करने वाली थी, है कि नहीं है। आप ऐसे देखेंगे भौगोलिक परिस्थितियाँ। सोवियत संघ ने 1979 में जो अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप किया, वो चाहता था कि अफ़गानिस्तान के रास्ते उसको अरब महासागर यानी हिंद महासागर में एक रास्ता मिल जाए जाने के लिए, ताकि क्या होगा, उसको एशिया और अफ्रीका का बाजार मिल जाएगा। क्योंकि आप इधर देखिए भूमध्य सागर में सी ऑफ अजोव का जो एरिया है, वहाँ पे क्या हो रहा था, जो इस्तांबुल है तुर्की को हमेशा प्रलोभन दिया गया कि तुमको यूरोपीय यूनियन का सदस्य बनाया जाएगा, लेकिन कभी नहीं बनाए सब। अमेरिका ने उसको प्रलोभन दिया कि तुमको नेटो का सदस्य बनाया जाएगा, कभी बनाया नहीं गया ढंग से उसको। लेकिन फिर भी क्या था, जो सेंटो बना था, बगदाद पैक्ट बना था, उसके पीछे यही था शीत युद्ध के दौर में कि भूमध्य सागर में रूस को आने से रोकना, वहीं पे उसकी नाकाबंदी कर देना था। इंग्लिश चैनल से रूस गुजर नहीं सकता था, वहाँ ऑलरेडी ब्रिटेन था। बचा क्या रास्ता उसका, तो हर तरफ से नाकेबंदी जब हो जा रही है। तो आप देखिए अफ़गानिस्तान अपनी भौगोलिक परिस्थिति के कारण सोवियत संघ को अट्रैक्ट कर रहा था, क्यों आए और हम, है ना। और फिर अफ़गानिस्तान में सोवियत उपस्थिति का मतलब था, यदि अफ़गानिस्तान की सरकार सोवियत प्रभाव में आती तो एक एक्सेस, एक गलियारा दे सकती थी अरब सागर में आने के लिए। अभी आप देखिए पाकिस्तान का जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, चाइना के लिए देखिए कितने महत्व की बात है। उसका ओवोर वन बेल्ट रोड, सी पेक उसको बोलते हैं, सी पेक, ठीक है, सी पेक या ओवोर बोला जाता है कि वो पीओके से होते हुए, पूरे पाकिस्तान से होते हुए नीचे उतरते हुए कराची ग्वादर बंदरगाह तक आ रहा है वो। तो आप समझिए कि पीओके का कितना बड़ा महत्व है। और उस पीओके के वजह से पाकिस्तान जो है चाइना को अट्रैक्ट किया रहता है, अपने पक्ष में मिलाया रखता है। चाइना भी इंटरेस्टेड है पीओके को लेकर के, लेकिन अब आप समझिए कि भारत सरकार लगातार विरोध कर रही है। क्यों? क्योंकि लीगल जैसे कहते हैं ना, संप्रभुता दो तरह की होती है ना, इनफैक्टो और डिफैक्टो। इनफैक्टो यानी कानूनी तौर पे पीओके भारत का हिस्सा है, लेकिन यथार्थ में उसको
अभी कब्जे को लेकर ध्यान दिया जाए, डी फैक्टो वास्तविक रूप से देखा जाए तो पाकिस्तान के नियंत्रण में है। यदि भारत पीओके से हो करके चीन के कॉरिडोर को, आर्थिक कॉरिडोर को बनने देता है, उसके सड़क मार्ग को बनने देता है, तो इसका मतलब है कि फिर भविष्य में भारत कैसे क्लेम करेगा अपना, है कि नहीं है? भारत के लिए समस्या खड़ी करने वाला है ना। तो ये चीज़ें हैं, फंसती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कहने का मतलब भू राजनीति समझ में आ रही है बात क्या है? भू राजनीति यानी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कोई देश किसी दूसरे देश की राजनीति को आकर्षित करने का काम करता है, तो वो क्या कहलाएगा? भू राजनीति। तो शीत युद्ध के दौरान मैंने बताया ना, राज्य केंद्रित भू राजनीति चल रही थी, राज्य केंद्र में थे, और कैसी राजनीति हो रही थी? भू राजनीति चल रही थी। लेकिन चौथे चरण में क्या हो गई? भू केंद्रित भू अर्थनीति चल रही थी। यानी आपके पास कितने संसाधन हैं, कितनी क्षमताएं हैं, आपका बाजार कैसा है, ये डिसाइड होने लगा। आप यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आपकी हैसियत कैसे डिसाइड होगी कि आपके पास आपकी बाजार की साइज कितनी है, आप आर्थिक रूप से कितने दृष्टिकोण लाभकारी हैं। यदि यूरोप की शक्तियों के लिए या पश्चिमी बाजारों, पश्चिम के पूंजीपतियों के लिए भारत एक क्या है? एक विशाल बाजार है जहां उनकी तमाम वस्तुएं और सेवाओं की खपत हो सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत का कद इसलिए बढ़ा है क्योंकि भारत के पास क्या है? एक विशाल बाजार है। तो कोई भी सुपर पावर हो, चाहे आर्थिक रूप से, व्यापारिक रूप से, वो भारत के बाजार की उपेक्षा कर पाएगा? चाइना सीधे क्या भारत से युद्ध कर सकता है? क्योंकि चाइना का कहीं ना कहीं आर्थिक हित, व्यापारिक हित और है ना, भारत का बाजार उसको भी तो चाहिए, वो प्रभावित होगा। अमेरिका क्या भारत की उपेक्षा कर सकता है? सैन्य बाजार भी होता है, रक्षा बाजार। राफेल चाहे मिग हो, सुखोई हो, मिराज हो, अमेरिका के युद्धक विमान हो, सिर्फ ग्लोब मास्टर हो, चाहे S-1918 जो भी हो, बिक तो रहा है ना। इंडिया खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है? भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए जो हथियार निर्यातक देश हैं ना, रेड कारपेट बिछाते हैं, आइए भारत के प्रधानमंत्री जी आपका स्वागत है। तो ऐसे ही थोड़ी रेड कारपेट बिछाया जाता है ना। रक्षा सौदे होते हैं और वो हमारे और आपकी गिनती के बाहर की हैं, वो हम काउंट नहीं कर सकते। अगर अभी कह दिया जाए कि 10 लाख करोड़ रुपए का है, आप काउंट करिए 10 लाख करोड़ रुपए का रक्षा बजट, रक्षा सौदा हो रहा हो। ये बड़े दुर्गामी महत्व की चीज़ें होती हैं। तो इस चरण में आप देखिए तो चीज़ें जो है कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, है ना। मल्टी कंसेप्चुअल वर्ल्ड का ज़माना है, चीज़ें स्थिर रही हैं, काफ़ी डायनेमिक तरीके से मूव कर रही हैं। और कुछ और चीज़ें हैं, चैलेंजेस भी हैं। इस चरण की चैलेंजेज हैं। इस चरण की चैलेंजेज ये है, एक चैलेंजेज है जलवायु परिवर्तन का। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण की चिंताएं, आतंकवाद की समस्या, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। आप देखिए सिलेबस में जो समकालीन चुनौतियां थीं उसको ध्यान दीजिए, है ना, वो यही है। समकालीन चुनौतियां ये आ रही हैं। और नव उदारवाद की नीतियां और वैश्वीकरण भी समस्या के रूप में इसे भी देखा जा रहा है। क्यों देखा जा रहा है, अभी उसकी चर्चा करेंगे। नव उदारवाद की नीतियां कुछ हैं, ऐसी समस्याएं हैं, इसको भी देखेंगे। देखिए नव उदारवाद की नीतियां, जब 1900 खाड़ी युद्ध का जो दौर चल रहा था, खाड़ी युद्ध 1990 के आसपास, तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर अमेरिका के राष्ट्रपति थे।
उन्होंने उन्होंने 9 उदारवादी नीतियां शुरू की और माना जाता है ऑफिशियली वाशिंगटन कंसेंसस हुआ। वाशिंगटन अमेरिका की राजधानी है, वहाँ पे एक सहमति पे आए कि 9 उदारवाद नियो लिबरल पॉलिसी को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कम्युनिज्म का अंत हो चुका था, मतलब साम्यवाद का किला ढह चुका था। तो अब उदारवाद की नीतियों को और बढ़ाया जाए। नकारात्मक उदारवाद की प्रवृत्ति आई। नकारात्मक उदारवाद 9 उदारवाद जिसको कहते हैं, आप देखेंगे आप पॉलिटिकल थियरी में पढ़े होंगे, रॉबर्ट नॉजिक, जॉन मिल्टन, मिल्टन फ्रीडमैन, जॉन मिल्टन नहीं, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नॉजिक, आइजिया बर्ली, F.W. हेयक, फ्रेडरिक हेयक, ये लोग क्या हैं? 9 उदारवाद की नीतियाँ, यानी एक तरह से नकारात्मक उदारवाद। और जो सकारात्मक उदारवाद जो वेलफेयर की ओर ले जा रहा था, चाहे वो जॉन स्टुअर्ट मिल का हो, बार्कर का हो, या लास्की का हो, ग्रीन का हो, जो राज्य कल्याणकारी कार्य करे, अधिक से अधिक कार्यों का संपादन करे, बाजार में ज़रूरत पड़ने पर हस्तक्षेप भी करे। सकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक बजाय उदारवाद के बजाय 9 उदारवाद, यानी बाजार में कम से कम राज्य हस्तक्षेप करे, मार्केट की शक्तियों को बढ़ावा दे, निजी प्लेयर को, पूंजीपतियों को बढ़ावा दे, राज्य कम से कम कार्यों को अपने हाथ में संपादित करे। रोलिंग बैक, यही कहा जाता है कि रोलिंग बैक कर ले, जो कार्य क्षेत्र को फैला दिया था उसको क्या करे, सिकोड़ ले, कल्याण के कार्यों से पीछे हटे, है ना, निजी सेक्टर को दिया जाए। यदि मान लीजिए उड्डयन क्षेत्र का विकास करना है तो वहाँ पे अंबानी अडानी को दीजिए, टाटा को दीजिए। आप देखिए लाल किले का भी मैनेजमेंट करने के लिए अडानी को सौंप दिया गया है कि नहीं? बहुत सारी चीज़ें हैं जो निजी क्षेत्रों को दी जा रही हैं। स्कूल कॉलेज भी अब बहुत बड़ा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट लोग हैं, बड़े बड़े कॉलेज स्कूल खोल रहे हैं, तो फिर राज्य उतना बड़ा कार्य क्यों करे? राज्य मतलब इन लोगों का कहना है कि राज्य एक काम करे, कानून और व्यवस्था को बनाए रखे, बस पुलिस राज्य टाइप से, कोई लॉ एंड ऑर्डर को न तोड़ने पाए, बाकी सारा काम जो है बाजार करे। आप इसीलिए देखेंगे जो घरेलू सिलेंडर पे जो सब्सिडी डायरेक्ट दिया जाता था, अब वो डायरेक्ट वो कंपनियों को दिया जाता था सब्सिडी, लेकिन अब वो डायरेक्ट कंज्यूमर को दिया जा रहा है। जो घरेलू गैस सिलेंडर खरीद रहे हैं, कुकिंग गैस सिलेंडर, सब्सिडी सीधे उपभोक्ता को दिया जा रहा है। उसका कारण क्या है? वो फिर कहीं से भी जा कर के घरेलू सिलेंडर खरीद सकता है, यानी बाजार को कहीं ना कहीं यूरिया पे, इसीलिए देखिए जो पीडीएस सिस्टम है उसको कमज़ोर किया जा रहा है, मार्केट के तंत्र को बढ़ाया जा रहा है, उसको मजबूत किया जा रहा है। तो 9 उदारवाद, फ्री ट्रेड हो, एलपीजी की नीतियाँ, वाशिंगटन कंसेंसस ने कन्फर्म किया कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए। ऑफिशियली आगे चल करके WTO, इसने भी वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने का काम किया ऑफिशियली 1995 से। तो एक तरह से वैश्वीकरण की प्रक्रिया को भी तेजी मिली है। मिली है कि नहीं मिली है? लेकिन मैंने बताया ना कि इन नीतियों का जो राज्य है, राज्य के जो शासक वर्ग है, जो विधायी कार्य करते हैं, उनकी जो चयन की स्वतंत्रता है वो कमज़ोर पड़ रही है। बहुत सारी चीज़ें बाजार नियंत्रित जब करेगा तो फिर आप जो पॉलिसी बनाएंगे, आपकी पॉलिसी बनाने पे कहीं ना कहीं तो रोक लगेगी, आप अपनी पसंद से कोई पॉलिसी नहीं बना सकते। इसमें कहा गया कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो एक समृद्धि आएगी, साझा समृद्धि, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की बात की गई। लेकिन आप देखिए अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब होते गए, तो कहाँ आई समृद्धि? समृद्धि तो हुई है। आप वैश्विक जीडीपी की साइज को देखेंगे ना तो वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन उस धन का, उस समृद्धि का संकेंद्रण हुआ, कंसंट्रेशन हो गया। जबकि बात हो रही थी कि वितरण होगा, लाभों का वितरण होगा, लेकिन लाभों का वितरण नहीं हुआ, गरीब और गरीब हो गए। इसी तरह गरीब जो देश थे वो और गरीब हो गए। तो फिर वैश्वीकरण का क्या होगा? ये जो WTO का क्या होगा? 2001 में देखिए जो दोहा राउंड चला WTO का, उसमें आमा और नामा
दोहा राउंड है, WTO का बता रहा हूं, दोहा राउंड, दोहा वार्ता। एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस और नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस, कृषि बाजार पहुंच और गैर कृषि बाजार पहुंच। तो कृषि बाजार पहुंच पर लेकर के तो सहमति बनी, लेकिन गैर कृषि बाजार पहुंच को लेकर के यूरोपीय राष्ट्र सहमत नहीं हुए। दोहा राउंड की वार्ता अटक गई। उसके बाद सिएटल हुआ, कोपेनहेगन हुआ, कई राउंड हुए लेकिन असफल हुआ। फिर आप देखेंगे जो क्षेत्रीय संगठन है, जो रीजनल एस्पिरेशन है, उसको बल मिला कि भाई ठीक है, वैश्विक संस्थाएं काम नहीं कर रही हैं, वर्ल्ड बैंक ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो हम ब्रिक्स विकास बैंक बनाएंगे, हम न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाएंगे। जो हमारी क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्षेत्रीय स्तर पे होनी चाहिए। वैश्वीकरण की प्रक्रिया बाधित हो रही थी यहाँ पे। इसके जो WTO के जो राउंड टेबल हैं, वार्ताएं जो हैं, वो सफल नहीं हो रही थी। तो कहीं ना कहीं तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया यहाँ बाधित हो रही है। तो जो क्षेत्रीय संगठन अस्तित्व में आ रहे हैं धीरे धीरे उभर करके, तो एक तरह से आप देखेंगे चौथे चरण में वैश्वीकरण की प्रक्रिया को गति मिली, लेकिन अब इधर हाल के समय में इसकी प्रक्रिया, वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है, LPG की जो प्रक्रिया चल रही थी, उस प्रक्रिया कहीं न कहीं से वो बाधित हो रहा है। इसका प्रमाण है जो क्षेत्रीय संगठनों का उभार हो रहा है, इस बात का प्रमाण है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बाधा पहुंच रही है, चुनौती मिल रही है। आप यह देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद हो, चाहे जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण की चिंताएं हों, इन समस्याओं को एड्रेस करने के लिए जो सॉवरेंटी है, इसी में एक चीज़ और जोड़ लीजिए, मानव अधिकार प्रोटेक्शन, मानव अधिकार का प्रोटेक्शन, संरक्षण का मसला हो। ये अगर सब चिंताएं जोड़ लीजिए तो जो वर्तमान राज्य व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है, वो किस सिद्धांत पे काम कर रही है? प्रिंसिपल ऑफ एक संप्रभुता का सिद्धांत है, सॉवरेन राइट। सॉवरेन राइट, संप्रभु अधिकार हर राज्यों को है। संप्रभु अधिकार कहने का मतलब आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता, राजनीतिक सीमाएं सुरक्षित और राज्य के अंदर कोई देश, कोई शक्ति हस्तक्षेप न करे, भौगोलिक सीमा के भीतर, राजनीतिक सीमा के भीतर। अगर ऐसा हो रहा है, यानी आपकी दोनों आंतरिक और बाह्य संप्रभुता दोनों सुरक्षित है, तो इसका मतलब आप संप्रभु हैं। तो ये सॉवरेन राइट है। इस सिद्धांत पे हमारा जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो बना है। यानी राज्य संप्रभु हैं, राज्य अंदर और बाहर फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन अब टेररिस्ट, जो इंटरनेशनल टेररिज्म है, ये किसी एक देश की तो चुनौती है नहीं, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लगभग हर देश पीड़ित है। दूसरा है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, एनवायरमेंटल कंसर्न, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो ये क्या है, ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस जो राज्यों की बाह्य संप्रभुता है, कुछ न कुछ कंप्रोमाइज़ करने की बात चल रही है। बाह्य संप्रभुता कंप्रोमाइज़ होने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम एकदम से हमारी बाह्य संप्रभुता गिरवी हो गई। मतलब एक सीधा सा मतलब ये है समझने के लिए कि वैश्विक रिजीम बने, वैश्विक शासन प्रणालियाँ हों, ग्लोबल रिजीम, वैश्विक शासन प्रणालियाँ हो। जैसे आप देखें NPT, CTBT है कि नहीं है, MTCR, इस तरह ये जो आप संधियाँ देखते हैं, समझौते देखते हैं, संगठन देखते हैं, उसको रिजीम बोला जाता है। तो ऐसे ही काम माना जा रहा है कि इन मुद्दों को, इन चुनौतियों को टैकल करने के लिए कुछ इसी तरह की रिजीम बने, है ना, ग्लोबल रिजीम बने। लेटर डेवलपमेंट, न्यू डेवलपमेंट,
इस तरह की ज़रूरत है और सामयिक ज़रूरत है। सामयिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस तरह के रिजीम बनाने की बात चल रही है। और एक चीज़ और है, ध्यान देने की बात है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, जो इंटरनेशनल आर्डर है, उसमें जो रिसेंट हालिया परिवर्तन, हालिया चीज़ें जो दिख रही हैं, हालिया परिवर्तन, रिसेंट चेंजेस, रिसेंट चेंजेस, ये चेंजेस शुरुआत कब होती है? 2008 से। रिसेंट चेंज, न्यू ट्रेंड, आप इसको एक ट्रेंड आप समझ सकते हैं, न्यू ट्रेंड कह लीजिए। न्यू ट्रेंड, न्यू ट्रेंड क्या है? अमेरिका में आर्थिक मंदी आई है ना, एक आर्थिक मंदी अमेरिका में आई, इसका असर जो है यूरोप के राष्ट्रों पे पड़ा। यूरोप, यूरोजोन क्राइसिस आया, यूरोजोन क्राइसिस। यूरोजोन यानी यूरोपीय यूनियन के कुछ देश, खास तौर से पुर्तगाल और वो ग्रीस दिवालिया हो गए, और उस संकट का मुकाबला करने में यूरोपीय यूनियन सफल नहीं रहा। ब्रेग्जिट की समस्या है, आप देख रहे हैं ब्रेग्जिट, ब्रिटेन का एग्जिट। कहाँ से? ब्रिटेन एग्जिट कर रहा है यूरोपीय यूनियन से, ब्रिटेन बाहर निकल रहा है, ये समस्या है। तो अगर वैश्वीकरण की प्रक्रिया बाधित हो रही है, ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हो रहा है, निकल रहा है, ये सब समस्याएं हैं। तो क्या ट्रेंड, किस ट्रेंड की ओर इशारा कर रहा है कि कहीं हम फिर से पीछे तो नहीं जा रहे हैं? आप अभी हाल के समय में देखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप के समय के अमेरिका और चाइना, डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और तो उस समय देखिए चीन और अमेरिका के बीच में आर्थिक युद्ध शुरू हो गया। तो ये आर्थिक, दोनों के बीच में एक आर्थिक युद्ध की समस्या देखने को मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप हुए तो कहे कि अमेरिका अमेरिकन्स के लिए है, दूसरे देशों के प्रवासियों के लिए जो एनआरआई किस्म के होते हैं, उन लोगों के लिए वीज़ा मानकों को कड़ा किया गया, कठोर बनाया गया। तो कहीं ना कहीं ऐसे आप देखेंगे उसका असर जो है यूरोपीय राष्ट्रों पे भी देखने को मिला। फ्रांस में भी कई देशों की सरकारें जो है, कहा माना जा रहा है कि फ्री ट्रेड से या जो डेमोक्रेटिक रिजीम है उससे या उदारवादी नीतियों से पीछे हट रही हैं। तो किधर जा रही हैं? प्रोटेक्शनिज्म की ओर, अपने चीज़ों को बचाने की नीति पे चल रही, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। तो एक रिट्रीट देखने को मिल रहा है अभी इस समय। इसके बाद अब अभी जैसे जो बाइडेन हुए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, तो ये देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो नीतियों को लेकर के चला था, अमेरिका उन नीतियों से हट रहा है, और फिर से अभी उस तरह की बात नहीं की जा रही है रिट्रीट का। अभी हो रहा है कि नहीं, ठीक है, न्यू लिबरल पॉलिसी को, नव उदारवादी नीतियों को ही आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। हालांकि अभी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या होगा, भविष्य कैसा बनेगा, बहुत कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कोई भी सिद्धांत यथार्थवादी सिद्धांत ही क्यों न हो, प्रिडिक्शन देने के मामले में ये सिद्धांत भी फेल हुआ है। शीत युद्ध के शीत यानी जो तनाव शैथिल्य से पहले तक तो ठीक था, उसके बाद तनाव शैथिल्य के दौर में वो फेल हो गया। फिर जो सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, नव शीत युद्ध का दौर जब आरंभ हुआ तो वहाँ पे यथार्थवाद आया। बहुत सारी जो वैश्विक घटनाएं बाद में घटी, उसका कोई भी सिद्धांत, चाहे उदारवाद हो चाहे मार्क्सवाद हो, कोई भी सिद्धांत उसकी व्याख्या नहीं कर सका, यानी पहले से प्रिडिक्शन नहीं कर सका। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की या अंतर्राष्ट्रीय संबंध का कोई भी आप सिद्धांत लगा लीजिए, आप पहले से ये नहीं बता सकते कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो वर्तमान गति, मतलब उसकी जो दिशा और दशा है,
10 साल बाद या 20 साल बाद किधर को जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में घटनाएं बड़ी तेज़ी से घटती हैं, तो उतनी तेज़ी से घटित घटनाओं के विश्लेषण के लिए, उस पर अपनी समझ को विकसित करने के लिए थोड़े अपने बौद्धिक स्तर को लगातार बढ़ाते रहने की ज़रूरत है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के हर सिद्धांत, चाहे उपागम हो, ज़रूर उन घटनाओं को समझने में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करने का कार्य करते हैं। इस तरह से हमने देखा 4 चरणों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विकास को हम लोगों ने 4 चरणों में देखा है। उम्मीद करता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास की जो पृष्ठभूमि थी और जहाँ से चले 1648 से और अब तक आए हैं, इसकी एक समझ बनी होगी, बेहतर हुई होगी आप लोगों की समझ। थैंक यू।